दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। टैक्सेशन लॉ में हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत सेकेंड हेड है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इस पर्टिकुलर हेड को डिलीट किया जा चुका है। इसकी वजह से हम लोग इसके थर्ड हेड दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दिए गए फर्स्ट केस CIT वेस्ट बंगाल वर्सेस बिमन बेहरी शॉ के केस को डिस्कस करेंगे। इस केस का जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा 1968 में दिया गया था। सबसे पहले हम लोग इसके ब्रीफ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इस केस में होता यह है कि एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है बांकू बेहरी शॉ। इन्होंने एक विल बनाई जिसमें इनका कहना था कि इनके फादर की इच्छा थी कि एक टेम्पल का निर्माण किया जाए। इसी कारण बांकू बेहरू शाह एक विल बनाते हैं जिस विल में उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है और वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसे वो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कैटेगरी क, ख एंड ग। इस ग प्रॉपर्टी के अंतर्गत 2 प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 12 एंड प्रॉपर्टी नंबर 122। ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पर है बट कलकत्ता में ही है। प्रॉपर्टी नंबर 12 बोंडे बेहरी शाह लेन में है, जबकि प्रॉपर्टी नंबर 122 मनिकटोला स्ट्रीट में है। इस विल में दिया जाता है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है उसे डिबेटेड स्टेट बनाने की उनकी इच्छा है, और डिबेटेड स्टेट का मतलब होता है जहां देवी देवता की पूजा होती है। और इसी कारण उन्होंने विल में लिखा कि वो चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे एक ठाकुरबाड़ी बनाई जाए जिसमें उनके द्वारा टेम्पल की संरचना ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। इस ठाकुरबाड़ी में 2 टेम्पल बनाने का प्रावधान था। फर्स्ट श्री श्री ईश्वर बोंदे बेहरी जिसमें कि राधा कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है, एंड सेकेंड श्री श्री ईश्वर बोंदेश्वर महादेव की मंदिर बनाने की बात होती है। इस विल के क्लॉज 11 में कहा जाता है कि जो ये मंदिर बनाया जाएगा वो केवल देव सेवा के लिए बनाया जाएगा। वहां पर पायस एक्ट होगा, और पायस एक्ट का मतलब है जो भी धार्मिक अनुष्ठान है पैतृक ऑब्लिगेशन के रूप में उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ इसी क्लॉज में दिया रहता है कि यह प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होगी, इसे किसी गिफ्ट, सेल या किसी भी अन्य तरीके से किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एज पर क्लॉज 17 ऑफ द विल यह दिया हुआ था कि इन मंदिरों में जो पूजा का काम किया जाएगा वो एक ब्राह्मण के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। अगर सर्वेंट चाहे तो यहाँ पर ठाकुरबाड़ी में रह सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में इस ठाकुरबाड़ी का यूज एजिटेशन, मीटिंग या किसी भी तरह के पब्लिक फंक्शन के लिए नहीं किया जा सकता है। कुछ समय के बाद ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी नंबर 122 होता है उसे फिर से रीअरेंज किया जाता है और उसे फिर से नंबर दिया जाता है, जिसमें से इस पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी थी उसका नंबर हो जाता है प्रॉपर्टी नंबर 122A, और यहाँ पर एक टेम्पल बनाई जाती है। अब बात आती है असेसमेंट ईयर 1957-58 की और 1958-59 की। ITO की नजर इन दोनों प्रॉपर्टी पे पड़ती है, प्रॉपर्टी नंबर 12 एंड प्रॉपर्टी नंबर 122A। यहाँ पर ITO का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो इस प्रॉपर्टी की कुछ मार्केट वैल्यू है, और जब इसकी मार्केट वैल्यू है तो यह सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 के अंतर्गत फॉल करता है। उस कंडीशन में ITO इन दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें उनका कहना होता है कि यदि इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जाए, किराए पे दिया जाए, तो उस कंडीशन में इस प्रॉपर्टी से 4000 का इनकम होता है। बट इस वक्त जो SSC होते हैं वो दिखाते हैं कि उनका 666 रुपीज का एक्सपेंडिचर हुआ है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जिसे माइनस किया जाता है तो 3334 रुपीज का इनकम माना जाता है SSC का, और इस पर टैक्स देने की बात करते हैं ITO। उसके बाद यह मामला पहुंचता है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जहां अपलांट का आर्गुमेंट होता है कि यह दोनों प्रॉपर्टी मंदिर की प्रीमाइजेस है, इन दोनों प्रॉपर्टी पे मंदिर बना हुआ है, इसका कभी भी टैक्स नहीं लिया गया है और इसका टैक्स नहीं लिया जाए। इट मीन्स इसे टैक्स के प्रव्यू से बाहर रखा जाए। इस बात को अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर अलाउ कर देते हैं। देन उसके बाद यह मामला पहुंचता है ट्राइब्यूनल के पास। अपलेट ट्राइब्यूनल भी इस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देती है, और ITO के द्वारा इस प्रॉपर्टी की जो पर्टिकुलर वैल्यू असेस की गई है उसे सेट असाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ अपलेट ट्राइब्यूनल इस बात को लेकर ही कुछ अपना ऑब्जर्वेशन भी देती है। उसके बाद यह मामला ITO के द्वारा हाई कोर्ट पहुंचता है। अब हम लोग देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का इस पर्टिकुलर मैटर पे क्या कहना होता है। पैराग्राफ नंबर 1 में आप देखेंगे इस केस का फैक्ट दिया हुआ है, और यही फैक्ट कंटिन्यू होता है इसके बाद भी। उसके बाद जब यह मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट के पास पहुंचता है तो वहां पर इसके एक एक शेड्यूल के बारे में चर्चा की जाती है, प्रॉपर्टी क, ख एंड ग के बारे में, और उसके लिए विल में क्या लिखा गया था, इन सारी बातों के बारे में चर्चा आपको मिल जाएगा इस जगह पर। देन उसके बाद आप देखेंगे ITO का कंटेंशन इसके बाद वाले पैराग्राफ में है, और इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे ये मैटर पहुंचाया जाता है अपलेट कमिश्नर के पास, जहां पर अपलेट कमिश्नर इस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देते हैं। देन उसके बाद यह मामला पहुंचाया जाता है अपलेट ट्राइब्यूनल के पास। अपलेट ट्राइब्यूनल भी अपने ऑब्जर्वेशन के साथ इस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देती है। देन उसके बाद यह मामला ITO के द्वारा हाईकोर्ट में पहुंचाया जाता है, जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ आप देख सकते हैं इस जगह पर दिया हुआ है।
जिसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कहना होता है कि अगर इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो यहाँ दिखता है कि जो ट्राइब्यूनल है वो मिसडायरेक्टेड हो गई है इस बात को समझने में। यह जो प्रीमाइजेज है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 12 एंड प्रॉपर्टी नंबर 122A, इसकी अपनी बोनाफाइड एनुअल वैल्यू है एंड दैट इज इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1922। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हाईकोर्ट का कहना होता है कि इस कंडीशन में जरूरी है कि सबसे पहले सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस किया जाए कि आखिर यह प्रोविजन कहता क्या है, और उसके बेसिस पर ही जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसका जवाब दिया जा सकता है। इसमें हाईकोर्ट का कहना होता है कि एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 अगर देखा जाए तो यह बताता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में, और यह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसी ऑनर की हो सकती है। यदि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका बोनाफाइड एनुअल वैल्यू निकाला जाए। अब यह प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, या अपॉर्टिनेंट देयरटू हो सकता है। अपॉर्टिनेंट देयरटू का मतलब है कि जो भी चीज अटैच्ड है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ उसके बारे में बात की जाती है। इसी सब सेक्शन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। अगर इस सब सेक्शन को दो पार्ट में बांटा जाए तो फर्स्ट पार्ट बताता है कि इनकम कहां से जनरेट होता है प्रॉपर्टी में, एंड सेकंड पार्ट इसके एक्सेप्शन से डील करता है। तो एक्सेप्शन के बारे में बात करते हुए कोर्ट का कहना होता है कि वैसी इनकम कि यदि कोई प्रॉपर्टी है जिसे ऑनर ने खुद ही ऑक्यूपाई कर रखा है फॉर द बिजनेस पर्पस या प्रोफेशन के लिए या वोकेशन के लिए, इट मीन्स अपने नेसेसरी के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए, उस कंडीशन में वह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रव्यू में नहीं आएगा। बिकॉज अगर देखा जाए तो बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन के लिए एक अलग ही हेड दिया हुआ है, तो जब एक अलग हेड में ऑलरेडी टैक्स काउंट किया जा रहा है उस कंडीशन में इसे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 में नहीं काउंट किया जाएगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 के बारे में चर्चा करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है कि यदि किसी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालना है तो जरूरी ये है कि दैट माइट बी रीजनेबली एक्सेप्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जरूरी ये है कि जो भी इस प्रॉपर्टी का निकाला जाए दैट शुड बी रीजनेबल। इट मीन्स इसका ऑब्जेक्टिवली एक सर्टेन वैल्यू होना चाहिए जो कि एज पर द मार्केट स्पेसिफिक हो सकता है। सेकेंड, यह रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद कोर्ट का कहना होता है कि सपोज ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी के लेटिंग आउट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में हाईकोर्ट का कहना होता है कि यदि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है स्टिल उसका अपना वैल्यू होता है। वह बात अलग है कि जो उसकी वैल्यू हो सकती है वो रिड्यूस्ड हो सकती है जो एक्चुअल वैल्यू से कम हो, बट स्टिल किसी भी प्रॉपर्टी का एक नोशनल वैल्यू तो निकाला जा सकता है और नोशनल वैल्यू होता है। और इसी क्रम में नोशनल वैल्यू के बारे में बात करते हुए कोर्ट का कहना होता है कि सपोज अगर जहां पर लेट आउट करने के लिए नहीं दिया जाता है प्रॉपर्टी को वहां पर उसकी नोशनल वैल्यू निकाली जा सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है लेकिन उस प्रॉपर्टी से किसी भी तरह का कोई इनकम नहीं हो रहा है, तब भी उस कंडीशन में नोशनल इनकम निकाला जा सकता है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर रिस्ट्रिक्शन होता है तब भी नोशनल वैल्यू निकाला जाएगा। वह अलग बात है कि नोशनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो सकता है। और इसी बात को हाईकोर्ट ने इस पूरे पैराग्राफ में कहा है, जिसमें इस बात को सपोर्ट करने के लिए दो केस को साइड किया जाता है। जिसमें फर्स्ट केस है डीएम वकील वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1946 का केस है, और इसमें सेकेंड केस है सर करीम बॉय इब्राहिम बरोनेटसी ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1963 का केस है। फर्स्ट केस जो डीएम वकील का है उसमें जजमेंट जस्टिस कानिया ने दिया था, जिसमें उनका कहना था कि अगर देखा जाए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 या सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली इस बात को कहा है कि प्रॉपर्टी का बोनाफाइड वैल्यू निकाला जा सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि पर्सन उस प्रॉपर्टी का वैल्यू रिसीव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम या नहीं कर रहा है, दैट डजंट मैटर, बट स्टिल बोनाफाइड एनुअल वैल्यू उसका निकाला जा सकता है। और इसी कारण आप देखेंगे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में माइट वर्ड का यूज किया गया है, कैन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इसके बाद जस्टिस कानिया का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो यह इनकम जो है वो आर्टिफिशियली डिफाइंड है, लेकिन इसका जो लायबिलिटी अराइज होता है दैट इज फ्रॉम द फैक्ट कि कोई पर्सन लाइक पर्सन ए इज होल्डिंग अ प्रॉपर्टी। और ऐसा होता है कि यदि इस ए का कहना होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसने इस प्रॉपर्टी को ना तो रेंट पे दिया है और ना ही किसी भी तरह का इनकम उसे जनरेट हो रहा है, स्टिल जो टैक्स की लायबिलिटी है उससे ये एस्केप नहीं कर सकता है। इट मीन्स यहाँ इसे टैक्स पे करना होगा एज पर द नोशनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका जब सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो वहां पाएंगे कि जो ट्रस्टी होते हैं उनका कुछ कंटेंशन होता है। उनका कहना होता है कि एज पर द क्लॉज 5 ऑफ द विल उनके पास यह राइट ही नहीं था कि वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सके या किसी तरह का इनकम वहां से जनरेट कर सके, जिसमें कोर्ट का कहना होता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज इससे पहले जजमेंट में हम लोगों ने देखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है या नहीं किया है, वहां से आपको इनकम जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा एज पर द नोशनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
एट लास्ट हाईकोर्ट का कहना होता है कि जो रेवेन्यू की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है अब जरूरी है कि उसका आंसर दिया जाए, जिसमें उनका कहना होता है कि यह बात सही है कि अगर देखा जाए इस प्रॉपर्टी में इंजंक्शन लगा हुआ है एज पर क्लॉज 5 ऑफ द विल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नोशनल वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था रेवेन्यू के द्वारा उसमें हाईकोर्ट का जवाब अफर्मेटिव होता है कि इस प्रॉपर्टी की नोशनल वैल्यू है। एंड साथ ही साथ इसमें हाईकोर्ट का कहना होता है कि जो इंजंक्शन लगाया गया है क्लॉज 5 के द्वारा, इससे हो सकता है कि जो उस प्रॉपर्टी का नोशनल वैल्यू हो वो कम हो जाए, बट वैल्यू फिर भी उसका रहेगा। एंड एट लास्ट हाईकोर्ट का कहना होता है वी हाउएवर मेक वन पोजीशन क्लियर, वी आर नॉट श्योर दैट अ टेम्पल विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाइड बाय अ डेटी और फॉर यूज ऑफ डेटी कम्स विद इन द मिस्चीफ ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9। और इस प्रकार से उनका कहना होता है कि जिस प्रॉपर्टी पर मंदिर बना हुआ है उस प्रॉपर्टी के नोशनल वैल्यू या किसी भी तरह के वैल्यू के बारे में वो अपना कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही यह केस यहाँ समाप्त होता है। टैक्सेशन लॉ में हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेकेंड केस है ईस्ट इंडिया हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस CIT। यह केस 1961 का है और यह केस भी कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इस केस में होता यह है कि एक प्राइवेट कंपनी होती है जो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आती है। उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू बाय एंड डेवलप लैंडेड प्रॉपर्टी इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड सेकेंड उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट एंड डेवलप मार्केट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसके लिए क्या होता है, यह कंपनी 1946 में 10 बीघा जमीन परचेज करती है। उस जमीन पर कुछ शॉप बनाती है और कुछ स्टॉल्स लगाती है। इस शॉप से कंपनी के पास रेंट आता है और स्टॉल से भी इनके पास रेंट आता है। अब यह बात आती है असेसमेंट ईयर 1953-1954 की। ITO के द्वारा देखा यह जाता है कि जो शॉप से उनकी इनकम हुई है इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में दैट इज 53,145 रुपीज और जो इस स्टॉल से इनकम हुई है दैट इज 29,721 रुपीज। ITO कहना होता है कि इन दोनों अमाउंट पे टैक्स इंपोज किया जाए एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन इस चीज को लेकर के अपलांट का कंटेंशन होता है कि इन दोनों अमाउंट को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं किया जाए बल्कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में काउंट किया जाए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर शॉप डेवलप करने के लिए और स्टॉल लगाने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता से लाइसेंस लिया है। उसके अलावा इन प्रॉपर्टीज के मेंटेनेंस के लिए उन्होंने स्टाफ भी अपॉइंट कर रखा है। उनका कुछ अपना एक्सपेंडिचर होता है। और अगर देखा जाए तो इस कंपनी का मोटिव ही था कि मार्केट डेवलप करना है, यह उनका बिजनेस है और जब यह उनका बिजनेस है तो इसे बिजनेस हेड में काउंट किया जाना चाहिए। और इस कंटेंशन का मेन बेस यह था कि जैसे ही ITO इन अमाउंट्स को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रूप में काउंट करती है तो वो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल होता है। लेकिन जैसे ही अगर इसे बिजनेस एंड गेन में काउंट किया जाता है तो उस कंडीशन में जो भी इसे लाइसेंस देने में या मेंटेन करने में खर्च हुआ है वो बिजनेस ऑपरेशन का एक्सपेंडिचर होता है। उस कंडीशन में ये दोनों अमाउंट उसका रेवेन्यू होगा, वहां से एक्सपेंडिचर माइनस किया जाएगा एंड और बाकी चीजों को डिडक्ट करने के बाद अगर देखा जाएगा तो इस कंपनी का प्रॉफिट कम होता है और टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता है। उसके बाद यह बात पहुंचती है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो भी ITO के बात को अपहेल्ड करती है। देन उसके बाद यह मामला पहुंचता है अपलेट ट्राइब्यूनल के पास, वो भी ITO के रिप्लाई को अपहेल्ड करती है और इस प्रकार से यह मामला पहुंचता है हाई कोर्ट के पास। तो आइए अब इस केस में देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे इस केस का तो ये फैक्ट के बारे में पूरा बात करता है जो हम लोगों ने चर्चा किया है। सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे कंटेंशन रेज किया जाता है अपलेट के द्वारा, जिसमें उसका कहना होता है कि उसका अपना कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस भी हुआ है, लाइक उसने लाइसेंस लिया है कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता से और उस पूरे जगह के मेंटेनेंस के लिए उन्होंने स्टाफ रख रखा है। इसके अलावा अपलांट का कंटेंशन होता है, अगर देखा जाए तो सेक्शन 6 में 6 डिफरेंट हेड्स के बारे में बात की गई है और ये हेड है सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड वोकेशन, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन के बारे में। अगर देखा जाए ये सारा का सारा हेड अपने आप में अलग है और इस हेड को बाइफरकेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम। इसी कारण सोर्स के बेसिस पर ही इन इनकम को इन हेड्स के अंतर्गत रखना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली ऑपरेशन करना चाहिए ताकि टैक्स इंपोज किया जा सके। और अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में SEC बिजनेस कर रहा है, इसी कारण जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसे बिजनेस हेड में काउंट किया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड कलकत्ता वर्सेस CIT 1958 के केस को कंसीडर करती है, जिसमें कहा यह जाता है कि जो करेक्टर ऑफ इनकम है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है और ये करेक्टर ऑफ इनकम ही बताता है कि सोर्स क्या है इनकम का और उस सोर्स के बेसिस पर ही हेड में इसे फॉल किया जा सकता है। और कोर्ट का कहना होता है कि दिस कोर्ट एक्सप्लेन आफ्टर द एक्सक्लूसिव रिव्यू ऑफ द ऑथोरिटीज दैट अंडर द स्कीम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922 the head of income, profit and gains enumerated in different clauses of the section 6 are mutually exclusive। और इसी कारण इसमें हाईकोर्ट का कहना होता है
The character of the income is not altered because it is received by a company formed with the objective of developing and setting up the market. It means यहाँ भले ही एक पर्सन ना होकर के कंपनी उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, तो उस कंडीशन में इस इनकम का कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाता है, बल्कि कैरेक्टर वही रहता है, दैट इज रेंट। इसी क्रम में कोर्ट सेकंड केस को साइड करती है एंड द नेम ऑफ द केस इज फ्राई वर्सेस सलीबरी हाउस स्टेट लिमिटेड 1930 का केस है। इस केस में होता यह है कि एक कंपनी फॉर्म की जाती है एक बिल्डिंग को अक्वायर करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, और उसमें कौन रेंट पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन सारे डीलिंग को लेकर के जो बिजनेस डीलिंग होगी उसके लिए एक कंपनी बनाई जाती है। यह कंपनी इस बिल्डिंग में कुछ स्टाफ को भी अपॉइंट करती है जिनका काम होता है जो उस बिल्डिंग में लिफ्ट लगा हुआ है उसे ऑपरेट करने का, पोस्टर्स के रूप में उनका काम होता है, उनका काम होता है साथ में वॉचमैन के रूप में, और उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। इसके साथ साथ इस कंपनी के द्वारा कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है क्लीनिंग की और हीटिंग की, बट उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना होता है। अब यहाँ क्वेश्चन यह होता है कि इस बिल्डिंग से जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उस इनकम को इनकम फ्रॉम लैंड माना जाए या इनकम फ्रॉम ट्रेड एंड बिजनेस माना जाए। सिंस यह घटना 1930 की है और इस वक्त इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1918 कंटिन्यू था, वहां पर इन हेड्स को शेड्यूल में डिवाइड किया गया था, जिसमें शेड्यूल ए बात करता है इनकम फ्रॉम लैंड एंड शेड्यूल डी बात करता है इनकम फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स। इस केस में कोर्ट का कहना होता है कि जो भी इनकम यहाँ जनरेट किया जा रहा है वह इनकम फ्रॉम लैंड में काउंट होगा, ना कि इनकम फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स में काउंट होगा। बिकॉज इस केस में जो टैक्स अथॉरिटी होते हैं वो इसे शेड्यूल 10 में काउंट करना चाहते हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड का कहना होता है कि यह इनकम शेड्यूल ए में काउंट होगा, दैट इज इनकम फ्रॉम लैंड। इसी क्रम में हाईकोर्ट में थर्ड केस साइड किया जाता है एंड द नेम ऑफ द केस इज कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1928 का केस है। इस केस में होता यह है कि एक कंपनी होती है, उसका कुछ ऑब्जेक्ट होता है और बिजनेस होता है। इस कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में लैंड एक्वायर करे, वहां पर हाउसेस बिल्ड करे और जो भी टेनेंट है उनको वो हाउस रेंट पर दे, और इस चीज के लिए जो उनका बिजनेस होता है दैट इज टू मैनेज एंड कलेक्ट द रेंट। अब बात यह आती है कि इस कंपनी का होल एंड सोल बिजनेस अगर देखा जाए तो वो है कि वो मैनेज करती है और कलेक्ट करती है रेंट जो कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से उन्हें मिल रहा है। उस कंडीशन में कंपनी का कहना होता है कि जो भी इनकम इसके पास आ रहा है दैट शुड बी काउंटेड अंडर हेड ऑफ बिजनेस एंड नॉट द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। लेकिन टैक्स अथॉरिटी का कहना होता है कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज अगर देखा जाए तो ये रेंट लेने की एक्टिविटीज है और इससे इनकम का कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से यह सेक्शन 9 में फॉल करना चाहिए। अल्टीमेटली इस केस में भी डिसीजन यही होता है कि अगर देखा जाए कि जो इंसिडेंस ऑफ इनकम है दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, जो उसका कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता है। कैरेक्टर अगर रेंट का है तो वो रेंट के रूप में काउंट होगा, और इस केस में रेंट का मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए पैराग्राफ नंबर 6 में हाईकोर्ट का कहना होता है अगर इस केस में देखा जाए तो स्टॉल और शॉप से जो भी इनकम प्लांट के पास आता है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता है। और इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है इस कंपनी का दैट इज फ्रॉम स्टॉल एंड शॉप। अलग बात है कि स्टॉल जो है वो कभी खाली होता है या कुछ ऑक्युपाइड रहता है, लेकिन इससे कभी भी इनकम के सोर्स का नेचर चेंज नहीं होता है। और फाइनली कोर्ट का कहना होता है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनका जजमेंट इस मामले में बिल्कुल सही है, और जो भी इनकम एसएससी को जनरेट हुआ है उसे सेक्शन 9 के अंतर्गत काउंट किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से अपलांट के द्वारा जो अपील किया गया है इस कोर्ट में वो फेल होता है, उसे डिसमिस किया जाता है और अपलांट के ऊपर कॉस्ट इंपोज किया जाता है, और इसके साथ ही यह केस भी समाप्त होता है। टैक्सेशन लॉ में हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसमें थर्ड केस है आरबी जोधामल कुथियाला वर्सेस सीआईटी एआईआर 1972 का केस है। इस केस में होता यह है कि जो एसएससी होता है वो एक रजिस्टर्ड फर्म है जिनका सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है, कुछ प्रॉपर्टी है, बिजनेस है और अदर सोर्सेस है जहां से इस फर्म का इनकम जनरेट होता है। 1946 की बात है, लाहौर में एक होटल था न्यूडियोस होटल जिसे इस फर्म के द्वारा परचेज किया जाता है, और इस चीज के लिए 46 लाख रुपीज पे किया जाता है। इस 46 लाख रुपीज को पे करने के लिए फर्म दो जगह से लोन लेती है। फर्स्ट मेसर्स भारत बैंक लिमिटेड से, यहाँ से 30 लाख रुपीज का लोन लेती है, और राजा ऑफ जुबल से वहाँ से 18 लाख रुपीज का लोन लेती है। अब इसके बाद होता यह है कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बनाया जाता है। अब यह होटल जो है न्यूडियोस होटल जो कि लाहौर में अवस्थित था वो पाकिस्तान में चला जाता है, और इस प्रकार से जब इंडिया आजाद होता है तो इस प्रॉपर्टी को एविक्यू प्रॉपर्टी के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब अगर बात की जाए एविक्यू प्रॉपर्टी का तो उसका मतलब होता है कि सपोज कोई भी हिंदू जो पाकिस्तान में था वहां से जब इंडिया आता है अपनी प्रॉपर्टी जो भी वहां छोड़ चुका होता है उसे एविक्यू प्रॉपर्टी कहते हैं। द सेम वे कोई भी मुस्लिम
जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाता है और यहाँ उसकी प्रॉपर्टी रह जाती है तो वो एवेक्यू प्रॉपर्टी कहलाती है। उस चीज़ के लिए दोनों ही कंट्री में कुछ ऑर्डिनेंस लाया गया था, कुछ रूल्स था। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में 1949 में ऑर्डिनेंस लाया जाता है इनवेक्यू प्रॉपर्टी को लेकर के। अब बात आती यह है कि इस एसएससी फर्म को इन दोनों ही जगह अपना लोन चुकता करना होता है, जिसके लिए इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे किया जाता है। अब बात आती है 1 नवंबर 1951 की, जबकि इस एसएससी फर्म और राजा ऑफ जुबल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात यह की जाती है कि जो भी प्रॉपर्टी लाहौर में है, दैट इज न्यूडियस होटल, उसका हाफ शेयर राजा जी के पास होगा। इसके एवज में राजा जी जो भी लोन है इस फर्म के ऊपर, उसका 1/3 लायबिलिटी खुद वहन करेंगे। इन बिटवीन मिसेस भारत बैंक लिमिटेड का कुछ अमाउंट पार्शली पे कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है असेसमेंट ईयर 1952-53 की, 55-56 की एंड 56-57 की। इस टाइम में एसएससी इस बात को दिखाते हैं कि उन्हें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ा है फॉर द लोन्स ही हैज टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, और इसी कारण जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ा है उसे वो अपने लॉस के रूप में दिखाते हैं, जिसमें असेसमेंट ईयर 1952-53 में 1,723 रुपीज दिखाते हैं। असेसमेंट ईयर 1955-56 में 1,16,599 रुपीज शो करते हैं एंड द सेम अमाउंट असेसमेंट ईयर 1956-57 में ये शो करते हैं। जब ये मामला पहुंचता है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, तो उनका कहना होता है कि ये प्रॉपर्टी उनके पास जब है ही नहीं, उस कंडीशन में ना तो कोई इनकम हो रहा है इनका और ना ही कोई लॉस हो रहा है, इसी कारण इस अमाउंट को लॉस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा और इस प्रकार से एसएससी के क्लेम को डिसअलाउ कर दिया जाता है। उसका यह मामला पहुंचता है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास। वो आईटीओ के द्वारा दिए गए ऑर्डर को ही कंफर्म करते हैं। उसके बाद यह मामला अपलेट ट्राइब्यूनल के पास पहुंचता है, जहां अपलेट ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि एसएससी अभी भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ऑनर है। तो इस वजह से अगर देखा जाए फॉर द पर्पस ऑफ द लोन, जो कि उसने इंटरेस्ट पे किया है, उस कंडीशन में वो सारा का सारा इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्टेबल होना चाहिए अंडर क्लास 4 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। अपलेट ट्राइब्यूनल का यह कहना था कि असेसमेंट ईयर 1951-52 में सेम चीज हुआ था, तो उसके ही बेसिस पर अभी जो भी अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में उसे देना पड़ रहा है वह अमाउंट टैक्स के अमाउंट में डिडक्टेबल होना चाहिए। देन उसके बाद यह मामला पहुंचता है हाईकोर्ट के पास, जहां पर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस एक्ट 1949 जो कि पाकिस्तान में लागू हुआ था उसे देखती है, उसके बारे में चर्चा करती है और फाइनली उनका डिसीजन होता है कि जो एसएससी है ही इज नॉट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और जब वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर ही नहीं है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट गेन ये लॉस की बात नहीं होती है। और इस तरीके से यह मामला एसएससी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस केस में क्या कहना होता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में आता है, जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन होता है वेदर द एसएससी कंटिन्यू टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922। और सेक्शन 9 बात करता है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। जब यह मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में था, उस वक्त फुल बेंच के द्वारा इस पर्टिकुलर केस में डिसीजन दिया गया था और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जस्टिस एस.के. कपूर के द्वारा नेगेटिव में दिया गया था। तो आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन ऑफ लॉ दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में फैक्ट ऑफ द केस दिया हुआ है, थर्ड पैराग्राफ में भी फैक्ट दिया हुआ है और साथ में दिया है यहाँ पर आईटीओ का क्या कहना है, अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कहना है, देन ट्राइब्यूनल की जो फाइंडिंग थी उसके बारे में है और लास्ट में हाईकोर्ट का इसमें क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, क्या डिसीजन रहता है, उसके बारे में दिया हुआ है। देन उसका फोर्थ पैराग्राफ में आप देखेंगे जो अप्लांट होता है उसके तरफ से कंटेंशन रेज किया जाता है मिस्टर वीसी महाजन के द्वारा, जिसमें सबसे पहले उनका कहना होता है कि जरूरी है कि ऑनर वर्क को डिफाइन किया जाए और अगर ऑनर की बात की जाए तो ऑनर का मतलब होता है द पर्सन हु इज हैविंग द अल्टीमेट राइट टू द प्रॉपर्टी। और ऐसा हो सकता है कि जो भी पर्सन है उसके पास जो प्रॉपर्टी है उस पर राइट जो है दैट माइट बी हेज्ड इन और रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो वही पर्सन अल्टीमेट ऑनर होता है। जबकि इस बात का जवाब देते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहती है कि अगर टैक्स के पर्पज से अगर देखा जाए तो टैक्स इनकम गेन और प्रॉफिट पर ही लगता है और अगर टैक्स के परव्यू में ऑनर के बारे में अगर बात की जाए तो उसका मतलब होता है द पर्सन हु इज इंटाइटल टू इनकम, जिसके पास इनकम आता है वही ऑनर होगा। और इस पर्टिकुलर एक्ट में लीगल ऑनर या बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि बात की जा रही है केवल उन पर्सन के बारे में जो कि इंटाइटल है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम पाने के लिए। देन आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 9 में फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात किया गया है कि फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन वेदर द एससीसी वाज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 9, इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1949 लाया गया था उसके कुछ प्रोविजंस को देखा जाए और उन्हीं प्रोविजंस को एनालाइज करती है पैराग्राफ नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले लॉन्ग टाइटल एंड प्रियम्बल के बारे में चर्चा करती है ताकि इस ऑर्डिनेंस को लाने का क्या पर्पस है और क्या ऑब्जेक्ट है इसके बारे में पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 के बारे में चर्चा करती है,
जिससे पता चलता है कि जो भी इवैक्यूएट स्टेट है उसका राइट कस्टोडियन को दिया गया है, और कस्टोडियन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट होती है। और यह राइट मार्च 1947 से लागू होता है, जिस वक्त ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के क्रिएशन की बात हो रही थी। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 9 के बारे में बात करती है, जहां पर कस्टोडियन को पावर दिया जाता है कि वो इवैक्यूएट स्टेट को अपने पोजीशन में ले सकती है। उसका सेक्शन 11 के बारे में बात करती है, जिसमें कहा जाता है कि इवैक्यूएट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो भी पेएबल अमाउंट है उसके लिए वो पर्सन कस्टोडियन को पे करेगा। सेक्शन 12 में कहा जाता है कि इवैक्यूएट प्रॉपर्टी वेस्ट इन कस्टोडियन, और जो भी कस्टोडियन है किसी भी तरह के लीगल प्रोसीडिंग के लिए उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है इन द केस ऑफ इवैक्यूएट प्रॉपर्टी। अगर वो चाहे जिस तरीके से इसका मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, वो कर सकती है। देन उसके बाद सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 के बारे में बात की जाती है, जहां पर की बात की जाती है कि जो भी रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है अगर वो चाहे तो इस इवैक्यूएट प्रॉपर्टी को जो भी रिफ्यूजी इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं उसे दे सकती है, उसे अलॉट कर सकती है। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 कहता है कि जो भी इवैक्यूएट है उनका कोई भी राइट नहीं होता है इवैक्यूएट प्रॉपर्टी के ऊपर, बिकॉज ये सारा का सारा राइट एंड पावर वेस्ट किया गया है कस्टोडियन के अंदर। एज पर सेक्शन 19 कस्टोडियन को पावर दिया जाता है कि यदि वो चाहे तो इवैक्यूएट स्टेट को रिस्टोर कर सकती है, और अगर चाहे तो इसके लॉफुली ऑनर को इसे वापस कर सकती है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। आप इस केस में आगे देखिएगा कि रिस्पोंडेंट की तरफ से सेक्शन 19 के बारे में ही बात की जाएगी अपने डिफेंस में। देन उसके बाद सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 कहता है कि कस्टोडियन अगर चाहे तो किसी भी तरह का मेजर्स ले सकता है इन इवैक्यूएट प्रॉपर्टी को लेकर के, इसके प्रिवेंशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20 अगर कस्टोडियन चाहे तो क्लॉज M के तहत इस इवैक्यूएट प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है मार्केट में। क्लॉज N के तहत अगर वो चाहे तो इसे डिमोलिश या डिसमेंटल कर सकता है, बट डिमोलिश और डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि कस्टोडियन इस बात को देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रिपेयर नहीं हो सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर साइट को सेल आउट नहीं किया जा सकता है, या फिर जो भी मटेरियल वहां उपलब्ध है उसे सेल नहीं किया जा सकता है, तभी उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश या डिसमेंटल किया जा सकता है। उसका सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 में बात की जाती है कि कस्टोडियन के द्वारा इवैक्यूएट प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 8 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इन्हीं बातों का क्रक्स सामने लाते हुए कहती है कि अगर देखा जाए तो इन सारे सेक्शन को पढ़ने के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भी वेस्टेड राइट है वो कस्टोडियन को दिया गया है, जबकि एसएससी जो कि अपने आप को ऑनर कह रहा है उसके पास ये राइट नहीं है। बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में देखा जा सकता है कि जो इवैक्यूएट है ना तो वो उस प्रॉपर्टी को लीज कर सकता है, ना तो सेल कर सकता है, ना ही मॉर्गेज कर सकता है, और ना ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से उसे किसी तरह का इनकम आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कस्टोडियन के पास ये सारा का सारा राइट और सारा का सारा पावर है। इनफैक्ट अगर कस्टोडियन चाहे तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिमोलिश भी कर सकती है और डिसमेंटल भी कर सकती है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है all the rights that the evacuee had in the property he left in Pakistan were exercisable by the custodian excepting that he could not appropriate the proceeding of his own use। कि वो सारा राइट जो एविक्यू के पास था वह कस्टोडियन के पास चला जाता है। वो अलग बात है कि कस्टोडियन इसे अपने यूज के लिए नहीं कर सकता है, बट बाकी और प्रोसीडिंग के लिए इसका यूज कर सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर एविक्यू कोई भी राइट एक्सरसाइज करना चाहता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, तो जरूरी है कि वो पहले कस्टोडियन से कंसेंट लेगा, और बिना उसके कंसेंट का वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए एविक्यू प्रॉपर्टी के सेंस में कस्टोडियन का पोजीशन बिल्कुल ट्रस्टी की तरह ही होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की जाती है ऑनर के बारे में कि आखिर ऑनर किसे माना जाएगा, उस पर्सन को जिसमें प्रॉपर्टी वेस्ट करती है, या फिर वह पर्सन जो इंटाइटल है फॉर सम बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द हाउस प्रॉपर्टी। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ नंबर 9 में कहती है, और कहती है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी दो पर्सन के द्वारा ऑन नहीं किया जा सकता है, और अगर दो पर्सन किसी प्रॉपर्टी पर राइट की बात करता है तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव राइट होगा जो कि दोनों को अलग दिया गया होगा, बट दोनों की राइट सेम यहाँ पर नहीं हो सकती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनर। और तब सुप्रीम कोर्ट कहती है द ऑनर मस्ट बी दैट पर्सन हु कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ द ऑनर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर बट इन हिज ऑन राइट। इस पर्टिकुलर केस से हट करके पैराग्राफ नंबर 10 में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छी बात कहती है, जिसमें उनका कहना होता है कि यदि ये मान लिया जाए कि जो एसएससी है उसका क्लेम सही है और जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अवेलेबल है उस पर उसका राइट है, और उस कंडीशन में जो भी उसे लॉस हुआ है वह अमाउंट उसके इनकम टैक्स से डिडक्ट किया जाना चाहिए। अगर इस बात को मान लिया जाए तो ऐसे हजारों लोग हैं जो वहां से आए हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, और अगर सपोज उस प्रॉपर्टी से कोई अगर इनकम हो रहा है तो इन पर्सन को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो इनके ऊपर दोहरी चोट पड़ती है। फर्स्ट, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और दूसरी बात, उनको उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे करना होगा जिसका बेनिफिट वो रीप नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज ट्रू दैट इक्विटेबल कंसिडरेशन आर इररिलेवेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज, बट दोज लॉज लाइक ऑल अदर लॉज हैव टू बी इंटरप्रेटेड रीजनेबली एंड इन कंसोनेंस विद द जस्टिस।
पैराग्राफ नंबर 11 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस साइट किया जाता है। इन द नेम ऑफ द केस इज द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द वेस्ट ऑफ बंगाल स्टेट ऑफ जनार्दननाथ परमानिक, और यह केस कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इस केस में होता यह है कि एक पर्सन होता है ए, इसने कुछ लोन लिया था सी से और वो चुकता नहीं कर पाता है, और ऐसा होता है कि वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। इस कंडीशन में जो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइक हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, उसके लिए एक ऑफिशियल असाइनी नियुक्त किया जाता है, जो देखा जाए ये प्रॉपर्टी अब वेस्ट करता है इस ऑफिशियल असाइनी के पास, और इस ऑफिशियल असाइनी की ड्यूटी होती है कि उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो भी क्रेडिटर है उसको पैसा वो वापस करे। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पहले जब ये प्रॉपर्टी पर्सन ए के पास था तो उस वक्त उस हाउस का टैक्स ये पर्सन पे करता था, बट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रॉपर्टी चला जाता है बी के पास, और बी ऑफिशियल असाइनी है। इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी बी के पास है, और एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 इस प्रॉपर्टी का नोशनल वैल्यू निकाली जाए तो उस कंडीशन में जो टैक्स इंपोज किया जाएगा उस टैक्स के लिए जिम्मेदार कौन है। यहाँ कोर्ट का कहना होता है यह बात सही है कि बी इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन बी की तरफ से जो काउंसिल आए थे उनका कहना था अगर देखा जाए तो ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर दोनों अपने आप में डिफरेंट है। अगर बात करते हैं ऑनर की तो जरूरी नहीं है कि वो बेनिफिशियल ऑनर हो, तो इस कंडीशन में जरूरी है कि इस एडजेक्टिव को यहाँ पर ऐड किया जाए दैट इज बेनिफिशियल ऑनर, और तब देखा जाए कि उस प्रॉपर्टी से आने वाले इंटरेस्ट में क्या बी को कुछ मिल रहा है। अगर बी को वहां से इनकम कुछ रिसीव नहीं हो रहा है और वो केवल ऑफिशियल असाइनी है जिसकी ड्यूटी है कि इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करे और साथ ही जो भी यहाँ से पैसा आए उस पैसा को क्रेडिटर को दे, तो उस कंडीशन में टैक्स इसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर इसके डिफरेंस को समझाया गया है और यह बताया गया है कि टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है और किस कंडीशन में इम्पोज किया जा सकता है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के पास सेकेंड केस आता है एंड द नेम ऑफ द केस इज द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस फ्लेमिंग। इस केस में होता यह है कि एक पर्सन होता है आर, जो कि इस केस में एक्चुअली रिस्पोंडेंट है। उसने ए से कुछ लोन लिया बट वो लोन चुकता नहीं कर पाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इस आर के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हेरिटेज प्रॉपर्टी, जो कि 2 हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है, और कुछ कैश होता है 53 पाउंड का। ये सारी की सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दे दी जाती है ताकि वो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करे और जो भी यहाँ से अगर पैसा आए तो ए का लोन क्लियर करे। यह बात है 1921 की, जिस वक्त की इस पर्सन को इंसॉल्वेंट घोषित किया गया था। उसके बाद 10 मई 1926 को इस पर्सन के पास कुछ पैसा आता है जिससे कि वो इस प्रॉपर्टी में फिर से इन्वेस्ट करता है, और अगर देखा जाए तो इसकी इंसॉल्वेंसी समाप्त हो जाती है और इनका पीरियड ऑफ इंसॉल्वेंसी जो होता है दैट इज फ्रॉम 1921 टू 10 मई 1926। इन बिटवीन ट्रस्टी के द्वारा जो भी इस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू था उस वैल्यू पर टैक्स पे किया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में आर के द्वारा कंटेंशन यह रेज किया जाता है कि अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी अभी तक सेल आउट नहीं हुई थी, बिकी नहीं थी, उसने इन्वेस्ट किया है, वापस इसे मिल गई है। यह प्रॉपर्टी पहले भी इसकी थी और बाद में भी इसकी हो जा रही है, तो अगर देखा जाए इन बिटवीन भी यह प्रॉपर्टी इसकी ही थी क्योंकि ये किसी और के पास गई ही नहीं, ऑनरशिप कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं। जो भी टैक्स पे किया गया है ट्रस्टी के द्वारा वो एक्चुअली इसके बिहाफ में ही पे किया गया है बिकॉज ये प्रॉपर्टी इसकी ही थी, और इस कंडीशन में जो भी उसका पर्सनल अलाउंसेस है उसमें से उसे टैक्स डिडक्शन मिलना चाहिए। यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड का कहना होता है अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में ऑनर बनाया गया था ट्रस्टी को, और ट्रस्टी की जिम्मेदारी थी कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी को मैनेज करे, एडमिनिस्टर करे और जो भी टैक्स है वो पे करे। इस पर्सन के पास तो ये प्रॉपर्टी थी ही नहीं और ना ही इन बिटवीन इस पर्सन के पास किसी भी तरह का राइट इस प्रॉपर्टी के ऊपर था, और जब किसी भी तरह का राइट नहीं था ना ही कोई लायबिलिटी थी तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं मानी जा सकती है और जो भी टैक्स पे किया गया है उसके लिए इस पर्सन को छूट नहीं मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 14 में आप देखेंगे एक टेस्ट के बारे में बात की गई है, और टेस्ट यह है कि कैसे पता चलेगा कि कौन पर्सन टैक्स के लिए लायबल है। तो यहाँ पर कहा जाता है जिस पर्सन को इनकम अक्रू होता है, जिस पर्सन को इनकम मिलता है वही पर्सन टैक्स के लिए लायबल है। पैराग्राफ नंबर 16 में सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि बहुत सारे इंग्लिश केसेस को कंसिडर करने के बाद हाई कोर्ट कुछ जजमेंट पर आई थी और उन्होंने जजमेंट दिया था। देन उसके बाद एसएससी के पक्ष से मिस्टर महाजन का कंटेंशन होता है कि अगर देखा जाए इस कंडीशन में कि इवैक्यू की प्रॉपर्टी भले ही कस्टोडियन के द्वारा ली गई थी और कस्टोडियन के ऊपर लार्जर पावर भी दिया गया था, और इनका कहना होता है कि एक केस ऐसा भी आया है जहां पर से कि इविक्वी जो है पाकिस्तान से इंडिया में आता है और आने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी और अब भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, और इस चीज के लिए एसएससी के पक्ष से मिस्टर महाजन अमूर सिंह वर्सेस कस्टोडियन इविक्वी प्रॉपर्टी पंजाब 1957 के केस को साइड करते हैं, जहां पर कि जस्टिस जगन्नाथ दास का कहना होता है कि भले ही इविक्वी की प्रॉपर्टी वेस्ट की जाती है कस्टोडियन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इविक्वी है ही हैज लॉस्ट हिज ऑनरशिप। जो कानून है अल्टीमेट ऑनरशिप को रिकॉग्नाइज करता है बट दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। अगर इविक्वी चाहे तो वापस आकर के अपनी प्रॉपर्टी को ले सकता है,
बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो कस्टोडियन को दी गई है दैट इज जस्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि काउंसिल के द्वारा अमूर सिंह का जो केस साइट किया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जरूरी है कि आर्टिकल 19(1)(i) के बारे में बात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जो रियल क्वेश्चन है वो रियल क्वेश्चन यह है कि जिस राइट के बारे में एससीसी बात कर रहे हैं, कैन द राइट बी कंसीडर्ड एज ऑनरशिप विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9। ऑनर के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए स्ट्राउड्स जुडिशियल डिक्शनरी का हेल्प लिया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो यह मीनिंग लिया जा रहा है डिक्शनरी से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद मिस्टर महाजन पलक ऑन जूरिस्प्रूडेंस को साइट करते हुए ऑनरशिप के बारे में बात करते हैं कि वहां ऑनरशिप के बारे में क्या बात कही गई है, जिसमें कहा जाता है कि ऑनरशिप में बी डिस्क्राइब एज द एंटायरली ऑफ द पावर ऑफ यूज एंड डिस्पोजल अलाउ बाय द लॉ। और बेसिकली इसमें यह बात की जाती है कि ऑनरशिप का यह मतलब नहीं है कि वो पावर उस वक्त ही एक्सर्ट करे। इट माइट भी हो सकता है कि पर्सन रिमोट में हो, कुछ लिमिटेशंस हो, बट जो ऑनरशिप है उसे केवल पावर एक्सरसाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए। इसी कारण लास्ट में वो कहते हैं ही विल बी द ऑनर इवन इफ द इमीडिएट पावर ऑफ कंट्रोल एंड यूज इज एल्सवेयर। और बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट के द्वारा वो यह बताना चाहते हैं कि भले ही इविकी प्रॉपर्टी का राइट वेस्ट किया गया है कस्टोडियन में और उन्हें पावर दिया गया है इसे मैनेज और कंट्रोल करने का, लेकिन अगर देखा जाए तो रियल पावर एसएससी के पास ही है। इसी क्रम में मिस्टर महाजन एक गलत केस को साइड करते हैं जो कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, एंड द नेम ऑफ द केस इज राजा पीसी लाल चौधरी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें होता यह है कि एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस कंडीशन में कंटेंशन यह होता है कि जो रिसीवर है क्या उसको ही ऑनर माना जाएगा। तो यहाँ कोर्ट का कहना होता है कि रिसीवर को ऑनर नहीं माना जाएगा बिकॉज द प्रॉपर्टी डिड नॉट वेस्ट इन हिम। और साथ ही साथ कोर्ट का कहना होता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसीवर, ट्रस्टी, ऑफिशियल असाइनी और ऑनर। तो जरूरी है कि इनके डिफरेंस को समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि एससीसी के द्वारा गलत केस साइड किया गया है और अगर देखा जाए तो जो भी जजमेंट इस पर्टिकुलर केस में आया है वो एससीसी के अगेंस्ट में जाता है और रेवेन्यू के फेवर में जाता है। बिकॉज करंट केस में अगर देखा जाए तो राइट वेस्ट किया गया है कस्टोडियन में, ना कि एसएससी में। सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि राजा पीसी लाल चौधरी वाले केस में रिलायंस वाज बेस्ड ऑन अनदर केस जिसका डिसीजन कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था, एंड द नेम ऑफ द केस वाज नवाब बहादुर ऑफ मुर्शिदाबाद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल। इस केस में होता यह है कि नवाब मुर्शिदाबाद की कुछ टेरिटरी होती है जिसे ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने कब्जा में ले ली जाती है। उसके बाद नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है और यह अग्रीमेंट होता है 1891 में। इस अग्रीमेंट के तहत यह होता है कि जब तक नवाब जिंदा रहेगा उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, वहां से जो भी इनकम होता है वो नवाब की इनकम होगी। नवाब का नीलियन मेल अगर कोई होता है तो उस प्रॉपर्टी को वो ऑन कर सकता है और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि लीनियर मेल डिसेंडेंट इनको मिलता रहता है। उस कंडीशन में जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आती है वो इनकी अपनी इनकम होगी, एंड फॉर परपेचुइटी दे कैन एंजॉय द राइट ऑन द प्रॉपर्टी। इसके बाद होता यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स की बात होती है। तो यहाँ पर नवाब का कंटेंशन होता है कि उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीमेंट के तहत अगर देखा जाए तो उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था जिसमें यह बात थी कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर लीनियर मेल डिसेंडेंट को तो होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो सकता है, एलिनेशन नहीं हो सकता है, ना ही ये प्रॉपर्टी किसी को सेल किया जा सकता है, बल्कि इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ एंजॉय करने का राइट था, उसके अलावा इसे सेल करने का या एलिनेट करने का राइट नहीं दिया गया था। तो यहाँ नवाब का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में इस प्रॉपर्टी के ऊपर नवाब का ऑनरशिप नहीं है बल्कि ऑनरशिप ब्रिटिशर्स का है, तो टैक्स देने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। यहाँ कोर्ट का कहना होता है कि हो सकता है प्रॉपर्टी का नेचर कुछ भी हो और जो डीड सेटलमेंट हुआ है ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में, तो उस कंडीशन में नवाब के ऊपर डुअल स्टेटस दिया गया है, फर्स्ट बोल्डर ऑफ द स्टेट और सेकेंड इंडिविजुअल। और अगर देखा जाए फॉर द लाइफ इस प्रॉपर्टी को एंजॉय नवाब करते हैं और उनका लीनियर मेल डिसेंडेंट करता है। इन सेंस अगर देखा जाए जब तक नवाब जिंदा है या इनके खानदान में कोई भी मेल डिसेंडेंट है, यह प्रॉपर्टी उनकी ही है, ऑनरशिप उनका ही है। इसी वजह से यह प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स पर्पस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इन तमाम इंटरप्रिटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविक्यू प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1949, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 9, इन सारे चीजों को देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर आती है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट के सामने आया है उसमें कोर्ट पाती है कि जो एसएससी है he is not owner of Nodus Hotel which is the subject matter of this case। और सिंस अगर वो ऑनर नहीं है तो इस पर्पस से वो सेक्शन 9 में फॉल नहीं करता है और इस प्रकार से इसकी अपील फेल होती है, डिसमिस की जाती है, बट किसी भी तरह का कोई कॉस्ट इम्पोज नहीं किया जाता है और इसके साथ ही यह केस यहाँ समाप्त होता है।
दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.